हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 4th वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि यूनाइटेड नेशंस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये हर एक साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यूएन से कुछ हम फैक्ट्स भी जानेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूएन के अभी प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। और वहीं पे यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में। यूएन का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में। और यूएन के जो चार्टर पे जो साइन किया गया था वो कब साइन किया गया था, 26 जून 1945 को। कितने कंट्री के द्वारा, 50 कंट्री के द्वारा। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद पोलैंड ने भी इसको ऑफिशियली साइन कर लिया और 24 अक्टूबर 1945 को यूएन जो है, यूएन का चार्टर जो है वो ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया। फिर वहीं पे एक बार बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि यूनाइटेड नेशंस शब्द जो है ये किसके द्वारा पहली बार कॉइन किया गया था, इस शब्द का यूज जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो यूएन शब्द का जो यूज है सबसे पहली बार किया गया था फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूएन के कितने मेंबर हैं, तो 193 यूएन के मेंबर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग जारी की गई है ओकला के द्वारा और इसमें इंडिया को 138 कंट्री में रैंक किया गया है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 138 देशों में 131वां रैंक दिया गया है। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 131। वहीं पे अगर हम बात करें इंडिया के एवरेज मोबाइल डाउनलोड स्पीड की तो वो कितनी बताई गई है, 12.07 Mbps जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है इंडिया की। वहीं पे जो ग्लोबल एवरेज स्पीड है वो इससे लगभग तिगुनी है। कितनी है, 35.27। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या अंतर है। यहाँ पे 4G है और 5G की अगर अभी हम बात कर रहे हैं, हम इसी स्पीड में बहुत खुश हैं। लेकिन जो ग्लोबल एवरेज स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, इससे तिगुनी है। वहीं पे अगर हम बात करें ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन सा कंट्री है, तो साउथ कोरिया है और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 121 Mbps। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या अंतर है। फिर अगर ब्रॉडबैंड की बात करें तो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग में इंडिया को रैंक किया गया है 70वें रैंक पे। और इसमें ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है, सिंगापुर। और सिंगापुर में जो स्पीड है एवरेज वो कितनी है, 226 Mbps। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि हमसे जो ऊपर जो कंट्री है, हमसे ज़्यादा जो जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसकी रैंकिंग कितनी है, तो पाकिस्तान की रैंकिंग यहाँ तक कि 116 है, नेपाल की रैंकिंग 117 है और इराक की रैंकिंग भी हमसे ऊपर है एक रैंक। इराक की रैंक है 130 और नेपाल की रैंक है 117। तो यहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं साफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नयनी नरसिम्हा रेड्डी जी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर थे। तो तेलंगाना जो राज्य जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आया, 2014 में। तो ये तेलंगाना के पहले होम मिनिस्टर थे नयनी नरसिम्हा रेड्डी। और इनके निधन के 4 दिन बाद ही उनकी वाइफ नयनी अहल्या का भी निधन हो गया। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अब कुछ दिनों पे आप ये क्वेश्चन बार बार आते हुए देख रहे होंगे कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री। तो अभी तक ये तीसरे प्रधानमंत्री आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो ये प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम जान लेते हैं। इनका नाम है साद अल हरीरी। साद अल हरीरी। और ठीक 1 साल पहले इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया था विरोध के चलते। लेबनान में बहुत विरोध हुए तो इसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर इनके बाद बने थे हसन दियाब। तो हसन दियाब के द्वारा क्यों इस्तीफा दे दिया गया, क्योंकि लेबनान की कैपिटल बेरूत में जो एक्सप्लोजन जो हुआ था, जो ब्लास्ट जो हुआ था, उसके बाद इनकी मतलब बहुत ही असफल हुए थे। और जो इनको असफल बताया गया था कि जहाँ पे जो एक्सप्लोजिव मटेरियल जो रखे हुए थे उसके बारे में सरकार को बहुत पहले ही आगाह किया गया था, लेकिन सरकार ने इसके बारे में कोई भी कदम नहीं उठाया। और वो सिटी जो है
बहुत ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। लगभग बहुत सारे लोग मारे गए, हजारों हजार की संख्या में लोग घायल हो गए, सिटी बहुत बर्बाद हो गई, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। तो इसीलिए हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था बेरूत ब्लास्ट के बाद। फिर बेरूत ब्लास्ट के बाद कौन बने थे प्रधानमंत्री? मुस्तफ़ा अदीब। तो इनके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया कुछ एक महीनों के अंदर ही। और अब नए प्रधानमंत्री बने हैं साद अल हरीरी, और लेबनान की कैपिटल है बेरूत, और लेबनान के प्रेसिडेंट कौन है? माइकल ऑन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पोलियो डे यानी कि विश्व पोलियो दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस भी हर एक साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पोलियो जो है एक वायरस से होने वाला रोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है कि पोलियो जो है ये किस कारण से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोलियो जो है एक वायरस जनित रोग है, यह ध्यान रखिएगा। और पोलियो बीमारी जो है ये किन किन देशों में अभी भी है, यानी कि पोलियो से जो ग्रसित व्यक्ति जो हैं वो किन किन देशों में हैं? मात्र 2 देशों में, दुनिया के मात्र 2 ही देशों में पोलियो के केसेस बचे हैं। किस किस देशों में? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इंडिया भी पोलियो फ्री हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में देश के 30 जिलों में से किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किस जिले के द्वारा सबसे अच्छा इम्प्लीमेंट किया गया? जो लंबाई जो है सड़क की लंबाई वो सबसे ज़्यादा इस स्कीम के तहत बनाया गया। तो सबसे जो लंबा जो बनाया गया और जिसमें टॉप किया किस डिस्ट्रिक्ट ने? तो मंडी हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, और इस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। वहीं पे हिमाचल प्रदेश को नेशनल वाइज जो है सेकंड रैंक भी दिया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने जो है 30 डिस्ट्रिक्ट में से 6 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के ही हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश ने 1104 किलोमीटर का रोड बनवाया है अप्रैल से अक्टूबर तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन सा बना? तो IMF का 190वां मेंबर कंट्री कौन बन गया है? इस कंट्री का नाम है अंडोरा। IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। और IMF की जो अभी प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ये भी कौन है? इंडिया की हैं गीता गोपीनाथ। वहीं पे चलिए अब अंडोरा की लोकेशन जान लेते हैं। तो अंडोरा एक माइक्रो स्टेट है। यहाँ पे ये स्पेन है और ये फ्रांस है, और यहीं पे बीच में बहुत ही छोटा सा कंट्री है अंडोरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजना स्वनिधि योजना में पहला रैंक हासिल किया है? अब ये स्वनिधि योजना क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार की योजना स्वनिधि योजना में पहला रैंक हासिल किया है। अब ये पहला रैंक कैसे मिला तो ये जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके तहत जो लोन जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्वनिधि योजना के तहत, इसके तहत क्या होता है कि सब्सिडाइज रेट पे 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, हॉकर्स को, गांव और प्री अर्बन क्षेत्रों में 10,000 का इसमें लोन दिया जाता है। और इसके तहत 6,22,000 एप्लीकेशन रिसीव किए गए, सैंक्शन किया गया इतना, और लोन डिस्पर्स किया गया इतने बेनिफिशियरीज को। तो यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड 3 लाख। तो सबसे ज़्यादा लोन जो बांटे गए स्वनिधि स्कीम के तहत वो किस स्टेट ने बांटे, ये भी पूछा सकता है। डिस्बर्स किए सबसे ज़्यादा लोन तो यूपी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि रेत टिब्बा पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क बन रहा है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि भारत का पहला बनेगा। तो भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क जो है ये बनेगा गोवा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सैंड ड्यून पार्क की छवि की, यहीं पे सैंड ड्यून पार्क बनाया जाएगा गोवा में। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। इससे पर्यटन को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी आपको पता होगा कि गोवा इतना छोटा स्टेट होते हुए भी पर्यटन से ही सबसे ज़्यादा कमाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्तुगीज़ ग्रां प्री
ये हम बात कर रहे हैं F1 कार रेस के बारे में। पुर्तगीज ग्रां प्री 2020 ये किसने जीता? तो ये जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा, और ये लुइस हैमिल्टन की 92वीं F1 रेस जीत थी। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने लीजेंड माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनके द्वारा 91 F1 रेस जीते गए थे। तो ये क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी के अध्यक्ष चेयरमैन ली कुन ही का निधन हो गया? तो ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन रह चुके हैं ली कुन ही, जिनका कि निधन हो गया। और इनके निधन के वक्त ये जो है साउथ कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं थे, और इनकी संपत्ति जो है बिलियंस ऑफ डॉलर 21 बिलियन डॉलर्स के करीब थी, 21 या फिर 23 बिलियन डॉलर के करीब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। तो नाटो ने किस देश में नया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? नाटो किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी में कहाँ पे? तो रैमस्टीन में। जर्मनी के रैमस्टीन में। अभी जितने सारे सैटेलाइट हैं जो संचार उपग्रह हैं, उसमें से आधे सैटेलाइट जो हैं वो नाटो कंट्री के ही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, यानी कि जो फोर्ब्स के द्वारा जो वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स की सूची जारी की जाती है, इसमें किस कंपनी ने टॉप किया है? किस कंपनी के द्वारा टॉप किया गया वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020 की लिस्ट में? तो इस कंपनी का नाम है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। और वहीं पे दूसरे रैंक पे दिया गया है अमेजॉन को, तीसरे रैंक पे IBM और चौथे रैंक पे माइक्रोसॉफ्ट को। वहीं पे अगर हम बात करें किस इसमें इंडियन सिटी जो है ये कहाँ पे आती है, तो इंडियन सिटी जो है HCL आती है 30वें रैंक पे। और अगर हम बात करें PSU के बारे में, तो PSU में टॉप पे कौन सी कंपनी है? NTPC। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेवल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो नाम कुछ इंडियन टाइप का लग रहा है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वेवल राम कलावन ये सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। सेशल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। मैं आपको सेशल्स की लोकेशन भी दिखाऊंगा। और ये पहली बार 1977 के बाद पहली बार सेशल्स का राष्ट्रपति कोई विपक्षी उम्मीदवार बना है, तो ये ध्यान रखिएगा। और सेशल्स जो है इंडिया के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है सेशल्स में एजम्पशन आइलैंड बना रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इस आइलैंड का विरोध भी किया गया था इसी विपक्षी पार्टी के द्वारा। तो अब देखते हैं कि इस विपक्षी पार्टी के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं कोई रुकावट तो नहीं लाया जा रहा है आइलैंड में, आइलैंड बनाने में। तो सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया, और यहाँ पे है ये एक आइलैंड कंट्री इंडियन ओशन में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने एक चौराहे का नाम यानी कि क्रॉस रोड्स का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा है? हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के पिता थे, सॉरी है नहीं थे। तो इनके नाम पर एक चौराहे का नाम किस देश में रखा गया है? ये देश है पोलैंड। पोलैंड देश में एक क्रॉस रोड का नाम, जो कि रॉक क्लॉक के क्रॉस रोड के पास क्रॉस रोड है, उसी एरिया में क्रॉस रोड है, उसके क्रॉस रोड का नाम रखा गया हरिवंश राय बच्चन, स्क्वायर हरिवंश राय बच्चन। और इसकी जानकारी जो है अमिताभ बच्चन ने भी ट्विटर पे दी थी। तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पोलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया, और ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2 बार बने थे, 1995 में पहली बार, और दूसरी बार बने थे 1998 से लेकर 2001 तक। उसके बाद फिर बने नरेंद्र मोदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रहलाद सिंह पटेल ने लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय और किस टेक्नोलॉजी कंपनी के बीच एक कोलैबोरेशन है? तो ये कोलैबोरेशन है नेशनल म्यूजियम और फिर कल्चर मिनिस्ट्री और गूगल, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसके बीच एक कोलैबोरेशन है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। तो ये लॉन्च किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, और इसमें बहुत सारे संख्या में
पेंटिंग्स जो है लगाए गए हैं, और ये देखा जो जा सकता है, ऑनलाइन देखा जा सकता है। ये पेंटिंग, जितने सारे मिनिएचर जो हैं वो देखे जा सकते हैं गूगल आर्ट्स एंड कल्चर्स जो ऑनलाइन जो है वो देखा जा सकता है इस ऐप पे। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया लाइफ इन मिनिएचर। और द प्रोजेक्ट यूजेस टेक्नोलॉजी लाइक मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड डिजिटाइजेशन विद हाई डेफिनेशन रोबोटिक कैमराज, इसके तहत भी दिखाया जाएगा टू शोकेस दिस स्पेशल वर्क्स ऑफ आर्ट इन अ मैजिकल न्यू वे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस टून बुक, साइंस टून मतलब हुआ कार्टून, साइंस पर एक कार्टून बुक रिलीज की गई है, बाय बाय कोरोना। ये इस तरह की पहली साइंस टून बुक होगी कोरोना वायरस पर। तो ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखा गया है प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा। और इस पुस्तक को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? आनंदीबेन पटेल के द्वारा। ये कार्टून बुक है ऑन साइंस, जो कि कोरोना वायरस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है कि कोरोना वायरस के समय में हमें सावधानी कैसे बरतनी है, कोरोना वायरस के साथ हमें कैसे जीना है। क्योंकि हमें तो ये पता है कि भाई ये 1 साल भी रह सकती है कोरोना वायरस, 2021 में तो आपको इसके साथ जीना ही है, ये आप अभी ही मान लीजिए। हाँ, 2022 में आप खुल के जी सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि 2021 तक आप बच के रहें, अपनी और अपने परिवार के लिए बच के रहें। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, थर्ड इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन यानी कि IIFFB में के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो पोस्टथमसली इनको सम्मानित किया गया मरणोपरांत ओम पुरी। इनका नाम क्या है? ओम पुरी। वहीं पे इस IIFFB में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? मलयालम फिल्म कांति को। और बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? विक्टर बनर्जी को। किस फिल्म के लिए? जोसेफ बॉर्न इन ग्रीस। वहीं पे बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड दिया गया सिलाजा अंबू को, कांति फिल्म के लिए ही। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये हर एक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 31 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इसी दिन होती है, 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को बहुत चीज़ों का उद्घाटन भी किया गया 31 अक्टूबर को। पहला तो है आरोग्य वन, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया, और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सरदार सरोवर डैम पे जो डायनेमिक लाइटिंग प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया, उस पर ट्राई कलर बनाया गया। जो डैम है उस पर ट्राई कलर यानी कि जो इंडियन फ्लैग है वो दर्शाया गया, इससे टूरिस्ट भी प्रभावित होंगे। फिर सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन किया गया। तो चलिए उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूज़ के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? बिमल जुल्का का, बिमल जुल्का का। पहले कौन थे मुख्य सूचना आयुक्त? बिमल जुल्का। और अब कौन बन गए हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा। अच्छा, इसका गठन जो है CIC जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं, और जो CIC जो है ये इसका काम क्या है? इसका गठन जो है RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो RTI एक्ट जो है उसमें जो आप RTI करते हैं और उस पर जो कार्रवाई नहीं की जाती है, जितने सारे इन्फॉर्मेशन नहीं दिए जाते हैं, कुछ भी RTI में कुछ भी आपको गलत लग रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, और ये भी एपेक्स बॉडी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, इस पुस्तक के लेखक हैं सर्बप्रीत सिंह, सर्बप्रीत सिंह। और इस बुक में इन्होंने 1984 के सिख नरसंहार के बारे में बताया है, उसके बारे में जानकारी दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $1 बिलियन का? किस बैंक के साथ? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन यानी कि JBIC के साथ किसने $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया? तो इस बैंक का नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो इस लोन का क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, द लोन विल प्रोवाइड फंड्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स एंड डीलर्स ऑफ जापानीज ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया। जो जापानीज जो वाहन निर्माता कंपनी है, जैसे कि चाहे सुजुकी हो जाए या फिर टोयोटा हो जाए, तो आई थिंक मित्सुबिशी भी मित्सुबिशी भी जापानीज़ कंपनी ही है। तो जितनी सारी जापानीज़ ऑटोमोबाइल कंपनी है उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उनको फंड प्रोवाइड किया जाएगा इस पैसे से। तो इसके लिए ये साइन किया गया है ये लोन एग्रीमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट इमर्ज एज द बेस्ट गवर्नड स्टेट, यानी कि सबसे अच्छा प्रशासित राज्यों में जो है किस स्टेट ने टॉप किया है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में। तो इस स्टेट का नाम है केरला, ये स्टेट है केरला। और वहीं पे दूसरे रैंक पे किसे दिया गया है, तमिलनाडु को। बड़े बड़े स्टेटों में केरला पहले रैंक पे, तमिलनाडु दूसरे रैंक पे, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में। वहीं पे गोवा जो है छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है, और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। अभी आपको पता होगी एमएसपी पे बहुत सारे विरोध हुए कि एमएसपी को जो है कानून के तहत लाया जाए, एमएसपी जो है खत्म हो जा सकती है, सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार, तो एमएसपी को कानून के तहत लाया जाना चाहिए। और सरकार के एमएसपी वाले कानून को जो है रद्द किया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, वो पहला स्टेट था। और अब नया जो क्वेश्चन आया है कि सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस स्टेट का नाम भी है केरला। तो चलिए न्यूज़ में देखते हैं कि क्या क्या किया गया है। ये इसमें बताया गया है कि जो फ्लोर प्राइस है 16 वेजिटेबल्स की, 16 सब्जियों का जो एमएसपी जो है वो तय किया जाएगा। और इस पर जो एमएसपी जो लगाई जाएगी, जो एमएसपी जो तैयार किया जाएगा, वो कैसे तैयार किया जाएगा, जो जिस भी सब्जी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी उससे 20% जो है ऊपर एमएसपी होगी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, और ये नवंबर से ही लागू किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और ये आगे जाकर ऐसा नहीं कि 16 सब्जियों पर ही लागू होगा, मे बी फल पे भी लागू हो जाए और भी बहुत सारे सब्जियों पे लागू हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा और इसरो ने एक निर्णय लिया है सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार सैटेलाइट को लॉन्च करने का। तो ये किस साल लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा 2022 में। नासा और इसरो के द्वारा सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा 2022 में। ये निर्णय कब लिया गया, 2+2 बैठक में, जो थर्ड 2+2 जो मीटिंग हुई थी उसमें लिया गया। तो थर्ड 2+2 बैठक के बारे में भी अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया यूएस होल्ड थर्ड बायलैटरल 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में बैठक हुआ, इसमें कौन कौन बैठक में भाग लेते हैं, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दोनों देश के, एक दूसरे देश के विदेश मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइन किया गया था, इसमें रक्षा उद्योग, टेक्नोलॉजी, स्पेस, इन सभी क्षेत्रों में 5 एग्रीमेंट साइन किए गए टोटल। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट जो था वो कौन सा था, बेका, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। जो ये एक डिफेंस पैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का डिफेंस पैक्ट है। इससे बहुत सारे चीज़ों में बेनिफिट्स मिलता है बेका के तहत। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बेका से पहले इंडिया और किस किस चीज़ पे साइन कर चुका है। तो सबसे पहला जो डिफेंस पैक्ट है वो है GSOMIA, जिसमुआ, ये कब साइन कर चुका है, 2002 में, ये भी एक डिफेंस पैक्ट है। फिर लेमुआ साइन किया था 2016 में। फिर कॉमकासा साइन किया गया था 2018 में। और अब साइन किया गया है, जब आप समझ सकते हैं कि यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, और अब साइन किया गया है बेका। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया के साथ यूएस ने इस तरह का डिफेंस पैक्ट और ये लास्ट डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 4 उसके इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट हैं, यानी कि हम बहुत ही अच्छे डिफेंस पार्टनर हो गए हैं, इंडिया और यूएस बहुत ही अच्छा डिफेंस पार्टनर हो गया है। तो इसमें क्या होगा कि जियो स्पैटियल मैप्स जो हैं वो शेयर किए जाएंगे। और इसके तहत क्या होगा कि किसी भी टेरेन, अगर हम कहीं पे भी उस किसी भी क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं कि वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ की लोकेशन किस तरह की है, तो उसके बारे में हमें, आपको पता होगा कि नासा के द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे सेटेलाइट, बहुत ही बड़े बड़े सेटेलाइट, हाई डेफिनेशन वाले सेटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। वैसे इसरो ने भी बहुत ही अच्छा काम किया, अभी बहुत सारे सेटेलाइट अभी हम लोगों ने लॉन्च किया। लेकिन
दोनों तरफ से मदद हो पाएगी। अगर उसे चाहिए तो हम देंगे और हमें चाहिए तो नासा देगा, हमें अमेरिका देगा हमें। तो इसीलिए बेका से क्या फ़ायदा होगा, अगर आप कोई भी क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक्यूरेट प्रिसाइजली आप कहीं पे लगा पाएंगे, किसी भी निशाने पे किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा। तो लेमुआ कब साइन किया गया, कोमकासा कब साइन किया गया, बेका कब साइन किया गया, और जो थर्ड 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ इंडिया और यूएस के बीच में, ये कहाँ पे हुआ, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इस तरह के 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है ये इंडिया किन किन देशों के साथ करता है, तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, मात्र 2 देशों के साथ। तो इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज है, पीएम इनॉग्रेट्स कंट्रीज बिगेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल इन अहमदाबाद एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे एट जूनागढ़ इन गिरनार। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल अहमदाबाद में उद्घाटन किया इसका, और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे यानी कि मंदिर रोपवे जो है इसको इनॉग्रेट किया कहाँ पे, जूनागढ़, जो कि गिरनार में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। कब, तो 24 अक्टूबर को। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था वो था किसान सूर्योदय योजना। ये इसका नाम कुछ बदल दिया गया है, ये पहले दूसरे नाम से आता था, अब इसे कर दिया गया है किसान सूर्योदय योजना। इसके तहत क्या होगा कि डे टाइम में आई थिंक 10 से 2 के बीच में या फिर 10 से 1 के बीच में किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो क्या लॉन्च किया गया, बिगेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल, कहाँ पे, अहमदाबाद में। इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 470 करोड़, और इसमें जो बेड है वो पहले थी 450 और इसे बढ़ाकर कर दिया गया 1251। फिर नेक्स्ट जो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे, कहाँ पे, गिरनार इन जूनागढ़, और ये 130 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि इंडिया ज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्निंग बॉडी है उसकी चेयरमैनशिप यानी कि अध्यक्षता प्राप्त हुई है 35 सालों के बाद इंडिया को। और उसकी चेयरमैनशिप कौन संभालेंगे, चेयरपर्सन कौन इलेक्ट किए गए हैं, अपूर्वा चंद्रा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इन्हें अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए अपॉइंट किया गया है। तो आप मुझे, ये आज का दूसरा क्वेश्चन है कि आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च सी प्लेन सर्विस कनेक्टिंग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात में, कहाँ पे, तो केवड़िया में, विथ साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद। तो एक सी प्लेन सर्विस लॉन्च किया गया और ये इंडिया का पहला सी प्लेन सर्विस है। ये न्यूज़ में तो बहुत पहले से है लेकिन इसे लॉन्च किया गया 31 अक्टूबर को। ये स्पाइस जेट के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें एक साथ 15 लोग इसमें बैठ सकते हैं इस सी प्लेन सर्विस में। सी प्लेन सर्विस यानी हुआ ये कि ये टेक ऑफ भी वहीं से करेगा, पानी से ही, और लैंड भी पानी में ही करेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे एकता मॉल भी इनॉग्रेट किया गया। फिर एक न्यूट्रिशन एंड सफारी पार्क भी जो है ओपन किया गया। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर मैंने आपको बता दिया कि सरदार सरोवर डैम जो है इस पर डायनामिक लाइटनिंग को भी लॉन्च किया गया जिसमें ट्राई कलर दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन आर्मी डेवलप्स मैसेजिंग एप्लीकेशन, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इसको इन शॉर्ट क्या कहेंगे, SAI। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया और ये पूरी तरह से सिक्योर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म होगी और ये कर्नल साई शंकर के द्वारा बनाया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज है, बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑर्डर्स नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। तो ये बांग्लादेश जो है पहली कंट्री होगी जिसने पूरी तरह से ऑर्डर दे दिए हैं कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो आपको कोई भी सुविधा, कोई भी सर्विस प्रदान नहीं की जाएगी, आपको ऑफिस में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की यहाँ पे आप देखें, नो सर्विस विल बी प्रोवाइडेड टू पीपल हु डोंट वियर मास्क। तो और जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की वो कौन है, शेख हसीना। क्योंकि आपको पता होगा कि अब ठंड आने के बाद जो है कोरोना वायरस का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जो आप डेटा जो देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का प्रकोप कम हो रहा है वो पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि जांच भी नहीं हो पा रही है इंडिया में उस तरह से।
और जो जांच का जो लेवल जो है, जैसे कि RT-PCR, जो RT-PCR एक्यूरेट जानकारी देती है। जो हम एंटीजन रैपिड टेस्ट करते हैं वो 20% 30% एक्यूरेसी प्रदान करती है। तो उससे हम क्या जानेंगे, जो पॉजिटिव जो व्यक्ति होते हैं उसका भी रिपोर्ट निगेटिव बता दिया जाता है, और जो जो व्यक्ति निगेटिव भी होता है, कोविड निगेटिव भी होता है, उसका भी रिपोर्ट कभी कभी पॉजिटिव बता दिया जाता है एंटीजन रैपिड टेस्ट में, जो हेपा कार्ड पे किया जाता है। और जो RT-PCR टेस्ट जो है वो एक्यूरेसी प्रदान करती है। तो इसीलिए टेस्ट के बारे में भी अब कुछ कहा नहीं जा सकता इंडिया में। तो यह वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।